बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। चले भाई, अब आज स्टार्ट करेंगे हम सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का सेक्शन 3 एक समंदर है और उस समंदर में हम अभी कूदने वाले हैं, क्योंकि उसमें आने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें और तकरीबन जैसे मैंने कहा था 90+ इसके MCQs हैं। मैं उसको दिल तो नहीं चाह रहा था, बट क्लासीफाई करके दूंगा कि इस इतने से लेके इतने इस टॉपिक पे हैं। मैं तो फंसाना चाह रहा था कि ना ही दूं, मगर फिर भी क्लासीफाई कर दूंगा। अभी तक मैंने उस डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई नहीं किया। ना करूं? नहीं करूं ना, पता ही नहीं चले किस चीज़ पे MCQ है। चले फिर ऐसे ही रहने दो, तो कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा शायद तुम डर ना जाओ कि 90 सर पता नहीं MCQ एक ही सेक्शन पे बनाया। भाई एक सेक्शन पे नहीं, बहुत कुछ चीज़ों पे। नहीं इंशाल्लाह। असल में ये सेक्शन ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन सबको हम कवर करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जैसे इनकम टैक्स में आपने देखा सेगमेंट 1 कवर, सेगमेंट 2 कवर, इधर ऐसे नहीं होगा। इधर हम कवर किए जा रहे हैं, मगर सेक्शन 3 पे रहते हुए कवर किए जा रहे हैं। फिर जब हम कवर कर लेंगे ना, तो सेकंड कवर, थर्ड कवर, पता नहीं चलेगा आपका कवर हो चुका होगा। तो इसका ज़रा मिजाज डिफरेंट है, ठीक है। सेल्स टैक्स का आप इनकम टैक्स की ज़रा नहीं देखिएगा। अच्छा, सेल्स टैक्स एक्ट में सेक्शन 3 में आपने अब तक 2 चीज़ें पढ़ ली थी। थर्ड शेड्यूल मेथड पढ़ लिया और VAT मेथड का आपने स्ट्रक्चर सीखा था ना मेरा स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आज स्टार्ट करते हैं। शुरू में ही हम उस सेक्शन को पढ़ते हैं जिसमें वो मेथड गिवन है और उस पर MCQ बने हैं। मैंने जो कि उसमें बनाए हैं काफ़ी सारे, और उसमें बनेंगे भी, आपके पेपर में भी बनेंगे, इसीलिए इसकी रीडिंग करना भी ज़रूरी है। और वो है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये बस एक सेकंड दीजिएगा। ये सबसेक्शन 1 में 3-4 बातें आएंगी। इसका एक मैं चार्ट बनाऊंगा रिक्वायरमेंट्स का, और उसको फिर हम एक एक करके कवर करेंगे। आज का टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। जी, सबसेक्शन 1 ज़रा पढ़िएगा। आप सबको ऑनलाइन नज़र आ रही है स्क्रीन? क्लियर है? ये थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, अब अभी क्लियर है? नहीं सही है, या थोड़ा उस वापस लाऊं? सही है, ओके। ऑनलाइन बेटा तवज्जो चाहिए आप सबकी, ज़रा गौर से देखिएगा। क्या है सबसेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज्ड, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of 18% of the value, इसका value taxable supplies made by a registered person in the course or furtherance of any taxable activity carried on by him, and goods imported into Pakistan irrespective of their final destination into territories of Pakistan। अब इसमें बहुत कुछ आप सिर्फ इन अल्फाज से सीखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, हम लोग जब टैक्स लॉ को ऑनलाइन, बेटा आवाज़ सही है? ऑनलाइन आवाज़ का कंफर्म कर लो बेटा, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए। आवाज़ सही है जावेद भाई? ओके। तो जब हम टैक्स वाले हैं ना, एक चीज़ के हवाले से, अगर आप टैक्स लॉ को पढ़ते हो, लॉ को पढ़ना आ जाता है, तो आपको मैं बताऊं, मज़हब आपको बेहतर समझ आएगा। हैरानकुन बात यह है कि जो चीज़ें मुझे पहले नहीं समझ आती थी, टैक्स सीखने के बाद बेहतर समझ आती हैं, क्योंकि मज़हब भी तो लॉ है ना, वो भी तो लॉ है। तो उसको आप समझ पाते हो बेहतर तरीके से। शायद एक ट्रेंड टैक्स ऑफिसर, एक ट्रेंड टैक्स वाला इज़ अ बेटर मौलवी देन अ मौलवी, क्योंकि वो टूल्स सीख चुका है जो शायद आजकल मदरसों में नहीं दिए जा रहे टूल्स, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा लफ्ज़ों की अहमियत। तो एक मैंने जुमला सुना था पहले, एक बड़ा मशहूर कौल है हज़रत अली करमल्लाहु वजह का,
कि अगर मैं चाहूँ तो बिस्मिल्लाह पे तफसीर लिखूँ और 8 या 7 ऊँट भर दूँ, सुना है? तफसीर लिखूँ सिर्फ बिस्मिल्लाह पे और 7 ऊँट, इतनी किताबें लिख आ जाए कि 7 ऊँट भर जाए। हकीकत में ये मुमकिन है क्योंकि हज़रत अली हैं, और दूसरा जो इल्म अल्लाह ने दिया उनको एक लाइन पे समा दिया, क्या इल्म होगा वो। और मैं आपको, मेरी एक टके की बात नहीं है, जहाँ ये तो हज़रत अली का नाम क्या, वो वहाँ जहाँ जूती उनकी हो उस ज़मीन के बराबर भी हम लोग नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। मगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ टेक्स्ट का। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस 4 लाइनों में क्या समंदर है। टेक्स्ट का भी ऐसे ही है, टेक्स्ट भी ऐसे। आप जब इसको देखोगे इसके अंदर समंदर है पूरा, यकीन कर लो। ये 4 लाइनें मुझे तो मैं 8 घंटे बात कर सकता हूँ, 8 घंटे इसको बात कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या है। हम ऑब्वियसली ऐसे नहीं करेंगे, 8 मिनट बढ़ेंगे बस भाई, कुछ और भी पढ़ना। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है, आए ज़रा। सबसे पहले टेक्स्ट की 3 प्री कंडीशंस लिखें। अब थोड़ी सी नोटिंग करूंगा, वो साथ साथ आप करें। प्री कंडीशंस टेक्स्ट की क्या है? टेक्स्ट की प्री कंडीशंस का मतलब है जो चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि टेक्स्ट लग सके, और उसमें सबसे पहली चीज़ है टेक्स्ट बेस। क्या ज़रूरी है? टेक्स्ट बेस। टेक्स्ट बेस ये आपके लिए सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ, इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, मगर वो बात बेहतर समझ आएगी जिसको मैंने अभी जिक्र किया है। अच्छा जी, टेक्स्ट बेस। टेक्स्ट बेस का क्या मतलब है? व्हाट इज बीइंग टेक्स्ड। टेक्स्ट क्या हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे ज़रूरी है। व्हाट इज बीइंग टेक्स्ट। उसके बाद जब टेक्स्ट बेस दे दिया तो अमाउंट बताते हैं कि उस बेस में अमाउंट कौन सा लिया जाएगा टेक्स्ट करने के लिए। जैसे मिसाल ले लें, प्रॉपर्टी टैक्स एक प्रोविंशियल टैक्स है, और उसमें व्हाट इज बीइंग टैक्स्ड में आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज बीइंग टैक्स्ड। मगर प्रॉपर्टी के लिए टैक्स किस पे लगता है? वैल्यू क्या होगी? प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट लेंगे, कोई फिक्स लेंगे, क्या लेंगे? कुछ तो बेस लेंगे ना, कुछ तो अमाउंट लेंगे, वो टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट वो बताना पड़ता है लॉ को, और फिर टैक्स निकालने के लिए कोई टैक्स रेट देना पड़ता है। ये 3 प्री कंडीशंस के अलावा टैक्स लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। अब आप देखिएगा कि हम सेल्स टैक्स में किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। दोबारा मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले देखें कि जो हमने अभी पढ़ा उसमें क्या चीज़ ज़रूरी थी। उसमें सबसे पहले ज़रूरी थी गुड्स का होना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ये उसका अब एक चार्ट बन रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते उसको। सबसे पहले ज़रूरी है गुड्स का होना। गुड्स पे टैक्स लगा, करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट। उसने गुड्स पे लगाया ना टैक्स। कहाँ लिखा है गुड्स पे टैक्स लग रहा है? सेक्शन 3 गुड्स पे टैक्स लगा रहा है, मौजूद है उसमें। कहाँ मौजूद है? ये देखें, वैल्यू रजिस्टर्ड पर्सन किसका होगा? टैक्सेबल सप्लाईज। जब आप टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रहे हो तो टैक्सेबल सप्लाईज क्या डिफाइंड है? ये डिफाइंड है, टैक्सेबल सप्लाईज मीन्स सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। गुड्स पे टैक्स है। नीचे क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स पे ही टैक्स है। तो गुड्स होना जरूरी है। कौन सी गुड्स होना जरूरी है? सेकंड पॉइंट क्या है? वो गुड्स कौन सी होंगी? गुड्स होंगी टैक्सेबल। गुड्स होंगी कौन सी? टैक्सेबल गुड्स होंगी ना, एग्जेम्प्ट गुड्स तो नहीं होंगी। तो गुड्स होना जरूरी है। गुड्स कौन सी? टैक्सेबल गुड्स होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। सेल्स टैक्स कब लगेगा? जब गुड्स हो। कौन सी? टैक्सेबल गुड्स हो। एग्जेम्प्ट गुड्स ना हो, टैक्सेबल गुड्स हो, ओके, ये टैक्स लगेगा। अब सुने, ना सिर्फ गुड्स हो टैक्सेबल हो, बल्कि उनका सप्लाई भी हुआ हो। ये सप्लाई क्या है? ये 8 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें पहली ट्रांजैक्शन कौन सी? 8 में से पहली है सेल, बाकी 7 कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं। सिंपल अल्फाज में बेचने को हम बोलते हैं, मगर ये बेचने से बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो सप्लाई होना, इसीलिए सेल्स टैक्स एक्ट का नाम हकीकत में गलत है। ये सेल्स टैक्स एक्ट नहीं, सप्लाई टैक्स एक्ट है, क्योंकि सप्लाई को टैक्स किया उसने। और सप्लाई सेल से वाइडर कॉन्सेप्ट है, सेल नैरो कॉन्सेप्ट है, सब वाइडर कॉन्सेप्ट है।
तो गुड्स भी हो, टैक्सेबल गुड्स भी हो और सप्लाई भी हो। सप्लाई कौन सा हो? सप्लाई भी तो दो किस्म का होता है, सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई ना हो। तो इसेंशियली अब तक हमने क्या देखा है? इसेंशियली हमने देखा है कि गुड्स हो और उसका सप्लाई हो और दोनों टैक्सेबल हो, गुड्स भी टैक्सेबल, सप्लाई भी टैक्सेबल। ओके, अब देखें टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई होना, इसके अलावा अब कंडीशन क्या है? ये सप्लाई हुआ तो सही, सप्लाई किया किसने? सप्लाई करने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी कंडीशन है, रजिस्टर्ड पर्सन हो। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या है फिर ये भी देखना पड़ेगा। मैं रजिस्टर्ड पर्सन इस सप्लाई को कर रहा हूं। अब रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, इसने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी ये काम किया हो। ये उसकी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी। क्या होता है टैक्सेबल एक्टिविटी? किसे कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है सब समझाऊंगा, ये आप समझेंगे आपका एक बहुत अच्छा। अब इसके अंदर आखिरी चीज़ आ गई है, सर्कल एंड ही नहीं हो रहा है मगर अब आखिरी पे मैं एंड करने लगा हूँ कि पहली चीज़ क्या लाजमी है होना? गुड्स का होना। गुड्स कौन सी? टैक्सेबल गुड्स। क्या हो इन गुड्स का? सप्लाई। कौन सा सप्लाई? टैक्सेबल। कौन करे? क्यों करे? कब टैक्स लगेगा? कब कब टैक्स लगेगा? कब? जब वो इस टैक्सेबल एक्टिविटी यानी उसका धंधे में उसने क्या किया हो? टाइम ऑफ सप्लाई हो। टाइम ऑफ सप्लाई हो। अभी सर्कल्स नहीं एंड होंगे, सारे के सारे कनेक्टेड हैं। ये भी सही सर्कल ऐड कर दें भाई। अब अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट मिलाएंगे ना तो आपको सेल्स टैक्स के सारी चीज़ें एमसीक्यू के लिए भी याद आ जाएंगी कि सारी कनेक्टेड है आपस में और सारी कहानी एक जगह बन जाएगी। अब एक सर्कल आखिरी भाई, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? कब सेल हुई, टैक्स कब लगेगा? अब टैक्स लगे, हाँ टैक्स पीरियड के अलावा एक और चीज़ भी है इसमें। अब एक चीज़ और भाई, टाइम ऑफ सप्लाई तो है, टैक्स कितना लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इस पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे क्या लगाते हैं हम? रेट। तो टैक्स लग जाएगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट कर दोगे ना तो आपका पूरा का पूरा वो जो सेक्शन है वो कवर हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके सारे कनेक्ट करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो इन सब का होना कैसे ज़रूरी है और ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड है आपस में और आपका जो मेथड है वो कैसे। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर मैं गुड्स नहीं सर्विस में डील कर रहा हूँ टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसने गुड्स पर टैक्स लगाया। मगर गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, टैक्सेबल नहीं है, टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों है? एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब गुड्स भी होना जरूरी है, उसका टैक्सेबल होना भी जरूरी है। मगर मैंने उसका सप्लाई नहीं किया, गुड्स तो हैं, टैक्सेबल तो हैं, मेरे पास गोदाम में पड़ी हुई है, सप्लाई नहीं किया मैंने, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा कि नहीं? कैरी फॉरवर्ड छोड़ दो, टैक्स लगेगा कि नहीं? नहीं, नहीं, सप्लाई हुआ ही नहीं ना। तो टैक्स लगने की कंडीशंस क्या है? गुड्स का होना, उसका टैक्सेबल होना और उसका सप्लाई होना। अब सप्लाई भी अलग अलग किस्म का है भाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। मेरा सप्लाई एग्जेम्प्ट था, टैक्स लगेगा? नहीं, तो सप्लाई भी कौन सा हो? टैक्सेबल हो। अच्छा, फिर वो सप्लाई करने वाला बंदा रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर तो रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं किसको? ये समझना जरूरी है। अच्छा, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने सब चीजें मौजूद थी, गुड्स भी था, टैक्सेबल भी है, सप्लाई भी हुआ, वो बंदा भी है, रजिस्टर्ड भी है, मगर वो गुड्स उसने सप्लाई करने की मिसाल सुने। सप्लाई करने की मिसाल ये थी कि सपोज करें कि वो बेचता है एक, नहीं, रुके, एक और इससे बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ। मीठी चीज बनाता है, मीठी पीने की, पीने की मीठी चीज़। शायद तुम्हारे जहनों में वो चला गया होगा जो अंगूर की बेटी में, उसकी बात नहीं कर रहा, वो मीठी नहीं
नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं चल रही। मीठी चीज बनाता है, शरबत बनाता है भाई, उसके अपने प्रोडक्ट है शरबत बनाने की। रुको तो सही, आगे तो सुन। हाँ जो भी है, जो शरबत बनाता है। अब सुने, अगर वो उसी शरबत को एक कमर्शियल पर्पस के लिए बेचे, कमर्शियल पर्पस के लिए बेचे, कैसे कि उसने उसकी बॉटल बनाई, उसमें उसको डाला, पर्ची वर्ची लगाई, बंद किया और बेच रहा है, ये भी कर सकता है। मगर सपोज करें कि शरबत बना के वो इस तरह कमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस नहीं कर रहा, मगर रमजान के टाइम में ही शरबत बनाता है और जाके मस्जिदों में बांटता है, नमाजियों को पिलाता है, तो शरबत है ना दोनों सूरतों में, वो लोगों को ही दे रहा है ना। क्या शरबत गुड्स है, टैक्सेबल, यस, सारी चीजें आती जा रही, सप्लाई यस, लोग पी रहे हैं, लोगों को दे रहा है, टैक्सेबल यस, बंदा रजिस्टर्ड यस। मगर ये सब कुछ जब कर रहा है तो उसमें किस मकसद के लिए कर रहा है? क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? नहीं है, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने की वजह से टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, तो टैक्स नहीं लगेगा। जब वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए ना होना, टैक्स नहीं लगेगा, सेल्स टैक्स। सारी चीजें मीट हो रही हैं मगर वो इकोनॉमिक पर्पस नहीं है उसका। दूसरी मिसाल सुनो, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में माहौल बनाओ, माहौल, छत पे बैठे हो, मगरिब का टाइम हो, नमाज या तो पढ़ी हुई हो या उससे थोड़ा पहले, और मगरिब का टाइम है, छत पे बैठ के बड़ा मजा आएगा, हैं? ऐसा है ना, इतना आसमान अल्लाह का, हवा चल रही है, हैं? माहौल होता है। तो रेस्टोरेंट की एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी है, हम उस पर सेल्स टैक्स लगाते हैं, गुड्स वाला सेल्स टैक्स लगाते हैं, सर्विस वाला, मगर सेल्स टैक्स तो है ना उसमें। ऐसा ही खूबसूरत माहौल सेनानी वाले भी देते हैं, खुला मैदान, यही रोशनी, ये अल्लाह की तरफ से, हाँ, खुले मैदान में खाओ, वो भी तो खाना खिला रहे हैं, तो उस पर टैक्स क्यों नहीं है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसको लॉ में क्या कहते हैं बोलो? इसको कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी, इसको कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इसका मतलब सेल्स टैक्स लगने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना भी जरूरी है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसका ताल्लुक किसी और चीज से। सैंपल पे टैक्स नहीं लगता, सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, वो अलग रीजन है उसकी। अब टैक्सेबल एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल बेच रहा है, टैक्स कब लगेगा? टैक्स कब लगेगा? कमर्शियल एक्टिविटी हुई, मगर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग क्या होगी? सुनिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। अब अकाउंटिंग में इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन रूल। कब मानेंगे कि सेल हो गई? वो टाइम पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पे हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे? वो है तीन चीजें हैं सेल्स टाइम ऑफ सप्लाई, तीन है चीजें, तीन चीजों को टाइम ऑफ सप्लाई बोला गया है। गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर हो जाए, डिलीवर्ड ऑनलाइन, गुड्स आर डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल, समझाऊंगा, ये टाइमिंग आएगी इसकी समझाने की। गुड्स आर मेड अवेलेबल, चलो मेड अवेलेबल की एग्जांपल सुन लो। आपने मुझे ऑर्डर दिया कि प्लास्टिक की बोतल मुझे चाहिए 1000, मैंने बनाई और आपने कहा जी बना के ना मुझे 15 तारीख पे सुबह को 9 बजे दे दो। मैंने कहा कहाँ पे? कहता है फैक्ट्री से उठा लूँगा आपके। 15 तारीख 9 बजे, हाँ भाई आपकी 1000 बोतल बन चुकी है, आप आई नहीं, मेरी सेल हो चुकी है। मेड अवेलेबल होने के बाद, मेड अवेलेबल भी डेफिनेशन में शामिल है, ठीक है। और तीसरा क्या है? पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, देखना तो इसमें एमसीक्यू बनेगा, बता रहा हूँ। अगर कोई बनाने वाला होगा ना, इंसान का पुत्र बनाएगा, उसको पता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ना कॉमन सेंस से जवाब नहीं दिया जा सकता, ये लीगल पॉइंट जिसको पढ़ा होगा वही बताएगा। अगर एडवांस रिसीव हो, सेल्स टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? अभी तो पढ़ा रहा, पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट आ जाए, गुड्स ना आए तब भी सेल्स टैक्स लगता है। ये लिखा है कहाँ? टाइम ऑफ सप्लाई में। तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा है एडवांस पे भी सेल्स टैक्स लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका है। लॉ में कहता है सेल हो चुकी, रिकॉर्ड कर लो, सप्लाई, टैक्स लगा दो। और भाई गुड्स थोड़ी आई, ना आए, पेमेंट तो आई ना। ओके, जितनी भी आए, जितनी आएगी उस पे लगेगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई तो है, टैक्स किस पे लगाएंगे? वैल्यू पे। वैल्यू किसका?
वैल्यू, आपको पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे बाजार की खुद एक लंबी डेफिनेशन है, उसके अलग केसेस हैं, 6-7 केस हैं, उसके पढ़ेंगे। अब अगर लिस्ट बनाएं तो पता है क्या क्या आपकी इसकी डेफिनेशंस, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आए ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज गुड्स, गुड्स क्या है, पहले ये आया गुड्स, गुड्स कौन सी है। उसके बाद आया टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, टैक्सेबल सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्स टैक्स के, सब कॉन्सेप्ट्स आएगा, डेफिनेटली आएगा, इन सबको हमने पढ़ना है। मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ सेल्स टैक्स कब लगता है, क्या कहेंगे? गुड्स हो, ऑर्डर में बताएं, गुड्स का सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, वो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन हो, सप्लाई करने वाला, ये आएगा डिटेल में आएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, दोनों हो। टैक्सेबल सप्लाई यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड बंदे के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, टेंशन नहीं लो, इसमें अभी बहुत कुछ सीखोगे। और टैक्सेबल एक्टिविटी हो, अब जरा गौर से देखिए, अगर ये आपने चीज़ें कनेक्ट कर ली तो आई एम श्योर कि आप ये बेहतर समझ आएगा। आप गौर से देखना, आप सबर करके हम पढ़ेंगे। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज्ड, लेविड एंड पेड अ टैक्स नोन एज सेल्स टैक्स एट द रेट 18%। किसका? वैल्यू का। किसका वैल्यू? टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू। आ गया मेरे चार्ट में टैक्सेबल सप्लाई, ये देखिए आ गया टैक्सेबल सप्लाई, इसने कहा ना टैक्सेबल सप्लाई आ गया 18%, आ गया 18%, देख रहे हो सारी चीजें इसमें मौजूद होंगी। ओके, किस पे लगेगा? टैक्सेबल सप्लाई, वर्ड सप्लाई मौजूद है, सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में सप्लाई है ना, इसका मतलब उसका सप्लाई होना भी जरूरी है। ये देखिए सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी ये आ गया, सप्लाई होना जरूरी है। फिर बाय हुम, सप्लाई कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन, आ गया रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन कब ये कर रहा है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या? एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। ये देखिए टैक्सेबल एक्टिविटी भी आ गया, आ गया। तो सर बाकी क्यों नहीं आए? बाकी भी आए, क्योंकि उसने जब सप्लाई कहा है उसको टैक्सेबल बोला है, तो टैक्सेबल सप्लाई कहते ही किसको है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स को कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आ गए, तो सारे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि बताएं ये ए समझ आ गया आपको? ए समझ आ गया? अगर कोई भी बंदा टैक्सेबल सप्लाईज करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और सप्लाई का मकसद इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उस पर 18% टैक्स लगेगा उसकी वैल्यू पे। ये जुमला समझ आ गया? तो उसका मतलब बात समझ आ गई। मगर फिर क्या है दूसरा? गुड्स इंपोर्टेड, क्या लिखा है इसमें? गुड्स इंपोर्टेड, गुड्स इंपोर्टेड, ठीक है, इनटू पाकिस्तान, इंपोर्ट पे भी टैक्स है, इंपोर्ट पे भी टैक्स है। अब आपको ये समझने दोनों कॉन्सेप्ट्स, अगर गौर से मेरी बात सुनोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में दो सिचुएशन है, एक लोकल सप्लाई, एक इंपोर्ट, एक लोकल सप्लाई, एक इंपोर्ट। अब ये थोड़ा और आसान हो जाएगा अगर हम इसको यूँ देखें कि चार्जिंग सेक्शन ने वीएटी मेथड के लिए सब सेक्शन 1 जो डिज़ाइन किया उसमें दो सिचुएशंस दी। एक इसने कहा कि लोकल सप्लाई हो, और एक इसने कहा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, ठीक है। लोकल सप्लाई में क्या कंडीशंस रखी? सप्लाई का मतलब यहाँ पे आप सप्लायर हो। कौन हो आप? सप्लायर। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, सेल करने वाले सप्लायर हैं। तो क्या कहा इसने? आपका क्या होगा अगर आप क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ओके। क्यों? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, यानी आप कमर्शियल पर्पस के साथ एक्टिविटी कर रहे हो, तो फिर आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, जो वैल्यू होगा आपका टैक्सेबल सप्लाई का, टैक्सेबल सप्लाई का जो वैल्यू होगा उस पर 18% से टैक्स चार्ज होगा। तो इसका मतलब आप सेल कर रहे हो। इसमें मैं लोकल सप्लाई क्यों लिखा है? सप्लाई तो इंटरनेशनल भी होता है,
इंटरनेशनल सप्लाई के लिए कोई लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सप्लाई के लिए लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट्स, वो भी तो सप्लाई है, मगर वो ज़ीरो रेटेड है, उस पर 18% नहीं लग सकता क्योंकि वो 0% पे चार्ज होता है। इसका मतलब इसने कहा 18% लगाऊंगा, इसका मतलब ये एक्सपोर्ट को कवर नहीं कर रहा है। ये कह रहा है मैं 18% लगाऊंगा तो लोकल को कवर कर रहा है ना, क्योंकि अगर 0% भी लिखता तो एक्सपोर्ट को कवर करता। तो मैं कहता सप्लाई की बात कर रहा है, सप्लाई दो किस्म के हैं, एक लोकल एक एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की ये बात ही नहीं कर रहा क्योंकि 18% टैक्स लगा रहे हैं, तो लोकल सप्लाई की बात हो रही। करेक्ट, करेक्ट। इंपोर्ट में जब बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मतलब बड़ी इन द सेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपको। तो वो बात कर रहा है बायर के लिए। किसके लिए बात कर रहा है? ये क्या बात हुई? और सप्लायर की बात करते रहे, बायर की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट कौन करता है? बेचने वाला। इंपोर्ट बेचने वाला करता है ना, मगर इंपोर्ट करते वक्त वो बेच रहा है या परचेज कर रहा है? तो बायर हो गया ना वो। दैट इज वाई वो एज अ बायर की पोजीशन में खड़े हुआ है। अभी बायर की पोजीशन में खड़ा है, वो सेलर बाद में बनेगा। हाँ, बेचने के लिए उसने इंपोर्ट किए, मगर है तो उस वक्त बायर ना। कस्टम्स ने उसको कहा इधर आ, आपकी इंपोर्ट से वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अब इसमें चंद बातें नोट कर लें। वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड में एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा वैल्यू जो कस्टम्स ने डिटरमिन किया, जो उसने डिक्लेयर किया, नहीं, जो डिटरमिन्ड किया बाय कस्टम्स। तो अगर उसका डिक्लेयर्ड वैल्यू था, सपोज कर लो 10 मिलियन, और कस्टम्स ने डिक्लेयर किया उसका वैल्यू 12 मिलियन, तो टैक्स किस पे लगाओगे? 12 पे। और कस्टम्स ड्यूटी भी तो पे होती है वहाँ पे। तो आप जब टैक्स लगाते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ कस्टम्स ड्यूटी होगा। क्या मतलब? इंपोर्ट कितनी थी मेरी? 12 मिलियन की, तो 12 मिलियन पे 10% कस्टम ड्यूटी भी तो था, और सेल्स टैक्स 18% है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले ये करूँगा कि उठाऊँगा अपना कैलकुलेटर और उसमें करूँगा सर जी वर्किंग। ज़रा वर्किंग क्या करूँगा? ये ले, मैं 10 मिलियन लिख रहा हूँ, 10 मिलियन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने परसेंट टैक्स था? 10% कस्टम्स ड्यूटी है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10% से, 11 मिलियन हो गया। ये कैलकुलेशन किसी को समझ आई? नहीं समझ आई। क्यों? क्योंकि 10 मिलियन पे कस्टम्स ड्यूटी बना 1 मिलियन, तो 11 मिलियन हो गए ना। तो सेल्स टैक्स लगाने से पहले कस्टम्स ड्यूटी लो और ऐड करो, फिर लगेगा सेल्स टैक्स। तो दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी इंपोर्ट के लिए। एक तो वैल्यू कौन सी ले जाएगी? जो कस्टम्स डिपार्टमेंट असेस अप्रेज कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, और क्या शामिल करेंगे उसमें? कस्टम्स ड्यूटी। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन। तो पहले क्या कैलकुलेट करें? सेल्स टैक्स? नो, पहले कस्टम्स ड्यूटी निकालो, उसमें ऐड करो, अब बनेगा सेल्स टैक्स। इस पे कितना? तो 11 मिलियन बना हमारी वैल्यू फॉर सेल्स टैक्स, और उस 11 मिलियन पे मैं लगाने वाला हूं 18%, और 1.98 बन गया मेरा टैक्स। 1.98 बन गया मेरा टैक्स, ठीक है। और टोटल वैल्यू जो भी बनती है। अब एक बात सुनो, कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मुझसे लिया 1.98 मिलियन, मैंने पे कर दिया। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूं दोनों तरफ की, एक इस तरफ की एग्जांपल है, एक इस तरफ की एग्जांपल है। इधर मैंने बेचा, सेल की, क्या किया? सप्लाई किया। सप्लाई की है मैंने, सपोज फिगर्स डिफरेंट यूज करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 8 लाख रुपए की मैंने सेल की, उस पे लगाया 18% का टैक्स। इधर मैंने इंपोर्ट की और इंपोर्ट वैल्यू थी 10 मिलियन, उस पे कस्टम्स ड्यूटी बना 1 मिलियन, टोटल वैल्यू बन गई 11, और उस पे लगाया मैंने 18%। ये फिगर इन मिलियंस है। तो यहाँ पे टैक्स बना मेरा, जो कस्टम्स डिपार्टमेंट को मैंने पे किया वो बना था कितना? 1.98 मिलियन, और इधर 8 लाख रुपए पे टैक्स बनता है 18% से
144,000। अब मैं आपसे कहता हूँ गौर से इन दोनों को सोचो, इन दोनों फिगर्स को सोचो और मुझे बताओ कि ये दोनों फिगर्स, एक में 144 और एक में 1.98 मिलियन, क्या हैं? कौन सी फिगर से ये, किस चीज़ की फिगर से ये? जिनमें मैंने नंबर लगाया 1 2 बोला है जिसको, बस उसकी बात करो, किसी और की बात नहीं करो। अच्छा देखिए, बात मैं टॉपिक की कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? टॉपिक में है ना, क्लॉज ए टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स हो, ये हो वो हो, टैक्स लगेगा लोकल सप्लाई। क्लॉज बी गुड्स इंपोर्टेड, इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा। उसी की मिसालें बना रहा हूँ ना, लेफ्ट साइड पे क्लॉज ए है, राइट साइड पे क्लॉज बी है। एक्सीलेंट, ये सेल्स टैक्स पेएबल है जो पे करना पड़ेगा उसको, ऐसा है ना। अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा गौर करो, सेल्स टैक्स पेएबल आपने सही कहा, पे करेगा तो उसको माल मिलेगा, पे करेगा तो उसकी सेल्स पे टैक्स डिस्चार्ज होगा। अब कहते हो थोड़ा गौर करो, इन दोनों फिगर को इनपुट आउटपुट के पेराए में देखो, इनपुट आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आपने खुद कहा था, क्या कहा था, भूल गए? ये बायर है, ये सप्लायर है। सप्लायर आउटपुट देता है, बायर इनपुट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1 आउटपुट टैक्स है, नंबर 2 इनपुट टैक्स है। अब एक जुमला बोलूंगा, अगर नोटिंग कर लो तो जुमला बोलूंगा। ऑनलाइन वालों और ऊपर करो। ऑनलाइन वालों बताओ मुझे, पे तो हमें दोनों करने पड़े। हाँ, ये देखें 11 मिलियन इंटू 0.18, 18% मैंने लगाया है रेट 11 मिलियन पे, इस पे मैंने लगाया तो 1.98 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1/11 नहीं है, ये रो अलग है, ये रो अलग है। इस तरह करके ये मैंने दोनों को ऐड किया है, ये ऐड किया है तो 11 हुआ है, यूँ हुआ है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, भाई अब आपकी लर्निंग एक हायर लेवल पे चली जाएगी जब आप इस पेराए में देखोगे कि एक इनपुट है एक आउटपुट है। क्लियर? कल मैंने इनको डिफाइन भी किया था देसी वे में, अब वो डेफिनेशंस वापस ला रहा हूँ और इसको लिंक कर रहा हूँ, आप पहले नोटिंग कर लो। आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं सेल्स टैक्स को, जो सप्लाईज पे हो, सेल पे हो और पे हो। इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जो पहले जो सेल्स टैक्स हो, परचेजेस पे सप्लायर को पे होते हों। इधर तो हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं, ये बात क्या हुई? आए इसको एक्सप्लेन करते हैं, आए ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं। भाई इंपोर्ट से रिलेटेड ये बात आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। देखिए एक है ये लाइन, ये गुर्बत की लाइन नहीं है, ये आम लाइन है, मगर पाकिस्तान गुर्बत की लाइन में भी नीचे, इसमें भी नीचे, क्योंकि मैं लाइन के नीचे पाकिस्तान लिख रहा हूँ। नहीं लाइन है ही नहीं, अच्छा ख़त्म हो गई तो लाइन के नीचे पाकिस्तान, लाइन के ऊपर मुर्शिद बाबा यूएस। यार मज़े की बात यह है, जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया फॉर नोबेल पीस प्राइज़, तो समझ आ गई ना कि बीवी कुछ भी बोले हाँ बोलना पड़ता है।
तो यूएस कुछ भी बोले हाँ करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। मगर ये तारीख का मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा जोक है वैसे ट्रम्प को पीस प्राइज, और मुझे लग रहा है मिलना चाहिए उसको, आजकल में फैसला होना चाहिए। हाँ दो एनीवे तो पाकिस्तान लकीर के नीचे है भाई। अब देखें, अगर पाकिस्तान में है बायर और यहाँ है सप्लायर, है ना, एक केस ये हुआ। मगर लोकल सप्लाई में ऐसे नहीं होता, नो 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 नो। लोकल सप्लाई में क्या होता है, बायर भी पाकिस्तान में होगा, सप्लायर भी पाकिस्तान में होगा। ओके, अब हम अगर यूं देखें तो सप्लायर इस लोकल सप्लाई में, लोकल में हु इज लायबल टू पे, सप्लायर। गवर्नमेंट किसकी तरफ देखेगी, बी की तरफ या एस की तरफ, सप्लायर की तरफ, इसकी तरफ देखेगी कि हु इज लायबल टू पे, सप्लायर। सप्लायर इज लायबल टू पे, दिस गाय इज लायबल टू पे। तो अब सेल हुई, उस सेल पे टैक्स जो बना बाहर पे बना, सप्लायर बना, सप्लायर पे बना, वो पास ऑन करेगा बाहर पे। इसका मतलब टैक्स इसी ने देना है, तो इसका इनपुट है ना। हमने क्या कहा था, ये वो टैक्स है जो सेल्स टैक्स होगा, बाहर पे करेगा अपनी परचेजेस पे सप्लायर को, सप्लायर को पे हो गया ना। अब सप्लायर से कौन लेगा, गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट दे रही है, तभी ये इनपुट है। किसका इनपुट है, बाहर का इनपुट है। मगर गवर्नमेंट बाहर के पास नहीं जाएगी, किसके पास जाएगी, सप्लायर के पास, और वो उसका इनपुट बन जाएगा। ये जब सेल करेगा ना, यही बायर सेलर भी तो बनेगा ना, तो उस वक्त उसका इनपुट बन जाएगा। मगर इस केस में क्या करोगे, इस केस में अगर हम यूं देखें कि एक बायर है जो पाकिस्तान में है, इंपोर्ट्स हो रही है, और जो सप्लायर है वो यहाँ है, क्या हम इस सप्लायर के जरिए यूं टैक्स को उमरा करा के पाकिस्तान वापस लाएं कि तुम उसको पेमेंट दो फिर वो हमें पाकिस्तान को वापस करेगा, क्या मुमकिन है, नहीं ना। तो हमने कहा कि पैसे आने ही अगर हमारे पास हैं तो डायरेक्ट दे दो ना, देने तुम नहीं है, सप्लायर के थ्रू देने। अब क्योंकि सप्लायर मुल्क से बाहर है तो तुम क्या करो, डायरेक्ट पेमेंट कर दो। तो इसको क्यों नहीं कहा था डायरेक्ट पेमेंट कर दो, ये पाकिस्तान के अंदर सप्लायर इधर है ना, हम सप्लायर से ले, उसमें सप्लायर कहाँ है, इसी ने किससे पैसे लिए, बायर से। इसका मतलब गौर से सुनना, इनपुट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। इनपुट सेल्स टैक्स है जो बायर पे करता है आमतौर पे सप्लायर को, मगर इंपोर्ट की सूरत में गवर्नमेंट को। आमतौर पे सप्लायर को पे करता है, इंपोर्ट की सूरत में वो इनपुट भी गवर्नमेंट को पे करता है। अब सोच समझ के एक जवाब दीजिएगा, वो कौन सा केस है जिसमें एक ही बंदा, जिसमें एक ही बंदा घर से ही होगा, पता है हाथ कहाँ पर है, वो निकाल रहा है, गड़बड़ ना हो जाए भाई। एक ही बंदा से मिस्टर चंदा खुद ही इंपोर्ट कर रहा हो, खुद ही बेच रहा हो, इनपुट भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हो, आउटपुट भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हो, ये कौन सा केस होगा? बंदे की बात कर रहा हूं, रॉन्ग। इंपोर्टर, इंपोर्टर जब इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट स्टेज पे परचेजेस हैं, इनपुट भी गवर्नमेंट को देना पड़ा, और जब बेचने गया आउटपुट तो वैसे ही गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो हाँ, शाबाश, पहुंच गए। आखिरी पॉइंट मेरा यही था कि देखें वैसे क्या होता है, नॉर्मल केस क्या होता है। नॉर्मल केस ये होता है कि एक तरफ है बायर, उसने की परचेजेस की, सपोज कर ले इसने एक्स से, मगर फिर इसने पेमेंट की एक्स को, एक्स था सप्लायर, उसने आगे पेमेंट दे दी एफबीआर को। ये जब खुद बी सप्लाई करने के लिए आया तो सप्लाई करते वक्त इसने की, इसका हुआ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये भी एफबीआर को ही पे करता है, मगर इधर जो उसने टैक्स पे किया
इधर जो उसने आउटपुट टैक्स पे किया वो इनपुट आउटपुट बन जाएगा। इसका मतलब परचेजेस पे उसने टैक्स एफबीआर को दिया, किसके थ्रू? सप्लायर के थ्रू। इधर आउटपुट के जरिए उसने किसको दिया? एफबीआर को डायरेक्टली दिया, मगर इनपुट माइनस कर लिया। माइनस किया, क्यों किया? क्यों किया? अब ये वाला चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। सपोज करें यहां पे है बायर, यहां पे सप्लायर, और ये है एफबीआर। एफबीआर को अब लाइन के नीचे कर देते हैं, ये है एफबीआर। ओके, सेल हुई 1 लाख रुपए की, इसने सेल किया उसको 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की सेल पे 18,000 रुपए का टैक्स बनता है। एफबीआर किससे लेगा? बायर से। रॉन्ग, लोकल सप्लायर, लोकल सप्लायर, सप्लायर से लेगा। एफबीआर का ताल्लुक बायर से कभी भी नहीं बनेगा अनलेस कि वो इंपोर्टर है। सप्लायर से लेगा। सप्लायर के पास जाते हैं हम 15 तारीख, 18 तारीख रिटर्न फाइल करना, पेमेंट की डेट आ चुकी है, 18,000 रुपये दो। वो बोल रहे हैं मुझे नहीं मिले। कहाँ से नहीं मिले? बायर ने नहीं दिए, बायर ने अभी मुझे पेमेंट फिर भी देनी पड़ेगी। बायर दे कि ना दे, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका है, आपका टैक्स ड्यू हो चुका है, अपनी जेब से दे दो। सप्लायर, लोकल सप्लायर, लोकल सप्लायर के, अभी लोकल सप्लायर का एग्जाम्पल है बेटा। तो सप्लायर ने पैसे दे दिए, चाहे अपनी जेब से दे दे, चाहे बायर से लेके दे दे, मगर पैसे किसने देने? सप्लायर ने देने। लोकल सप्लाई में सप्लायर ने ही देने हैं। तो इस रुको रुको रुको, अभी वो थोड़ा सा आगे, वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट थोड़ा आगे, अलग चीज़ है। एफबीआर का प्लस हुआ, उसके पास पैसे आए, उसके पास पैसे आ गए, कितने आए? 18,000 रुपये। ये एफबीआर के पास आ गए 18,000 रुपये। अब बायर जो था उसने चीज़ें खरीदी, बेचेगा भी तो सही ना। उसने बेची, जब उसने बेची तो उसका कुछ टैक्स बना सेल्स पे, मगर उसने जो परचेजेस पे टैक्स पे किया था अब वो माइनस करेगा, माइनस करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर यहां इसने प्लस किया होगा एफबीआर के खाते में, अगर इस तरफ से राइट साइड पे अगर प्लस हुआ होगा एफबीआर के खाते में, तो इसको माइनस करने दिया जाएगा उतना ही। क्यों माइनस करने दिया जाएगा? क्योंकि एफबीआर के पास पैसे आ चुके हैं। एक मेरा जुमला सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है कॉन्सेप्चुअली। मैं आपको एक केस देता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बंदे को। अगर सपोज करें, इस केस में तो मिलेगा, आप सही कह रहे हो, मगर आप आगे का केस सुने। अगर सपोज करें कि एक केस में बायर ने सेल्स टैक्स पे कर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने जमा नहीं किया, बायर के पास प्रूफ मौजूद है, इनवॉइस बायर के पास प्रूफ मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट, वो प्रूफ कर सकता है कि मैंने सप्लायर को पेमेंट की है, सप्लायर ने आगे पेमेंट एफबीआर को ना की हो, क्या इनपुट मिलेगा उसको? ये चीज, वो उधर प्लस करो तो माइनस करो, उधर प्लस हो तो माइनस करने दो। सोचो अगर आप एफबीआर के पास पैसे आए ही ना हो और वो माइनस कर दे तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा हो गया बाहर आने। एक और बात सुनिएगा, एक और केस सुनिएगा, एक और केस ऑनलाइन तवज्जा, और वो ये है, क्रेडिट सेल थी, बायर ने पेमेंट नहीं करनी अभी, मगर रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई, एफबीआर ने कहा पैसे ऐसे रख, उसने पे कर दिए। बायर ने अभी पेमेंट नहीं की मगर सप्लायर ने अपनी जेब से पे कर दिया, इनपुट मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि अकाउंट में आ गया। ये केस, ये है सप्लायर, इसने पेमेंट कर दी, 18,000 रुपये एफबीआर के पास आ गया। ये रिटर्न फाइल करने जा रहा है बायर, इसने कहा मैंने इससे सेल की है और 18,000 रुपये ये ले लो,
मगर अभी इसने पेमेंट बी ने नहीं की क्योंकि क्रेडिट परचेज है, अभी इसके पास टाइम है पेमेंट करने का लिए। ये जब रिटर्न फाइल कर रहा है तो क्या ये अपना इनपुट क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता उस सेल पे? क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट तो आ गई ना, मगर खुद पेमेंट उसने नहीं की, फिर भी माइनस करने की इजाजत है, मटेरियलाइज हो गया। क्लियर? क्या ये सारे केस समझ आ गए? केस समझ आ गए ना? पेमेंट होगी, इनपुट ले सकते हो, पेमेंट आप कर दो, हमें नहीं आए, इनपुट नहीं मिलेगा। अब सुने इंपोर्ट के लिए, अब मैं केस चेंज कर रहा हूँ जो आपके पहले जहन में था। इंपोर्ट सुनिएगा, इंपोर्ट के केस में क्या है भाई? इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर ने एफबीआर को, ये है उसकी इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट का मतलब उसने क्या की थी? परचेज स्टेज है। इंपोर्ट की इसने कितने की? 10 मिलियन की। और 10 मिलियन के वक्त इसी, ये 1 नहीं लिखा, ये इंपोर्टर लिख रहा हूँ, ठीक है? इंपोर्टर ने इंपोर्ट की, परचेजेस का मतलब यहाँ क्या? इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स करते वक्त इधर की तरह नहीं है कि सप्लायर की तरफ एफबीआर देखेगा, नहीं, इधर कोई सप्लायर के उस खुद की तरफ देखेगा। इंपोर्ट होते ही क्या हुआ? मगर भाई कस्टम्स ड्यूटी लगी, 11 मिलियन हो गया, 18% उस पर लगा, 18% उस पर टैक्स लगा, मगर एफबीआर को पे करना पड़ेगा ना? कितना? 1.98 मिलियन, हाँ कस्टम ड्यूटी शामिल करके, मगर एफबीआर के खाते में प्लस करोगे कि नहीं करोगे? देना पड़ेगा ना। हाँ, वो लाइन के नीचे एफबीआर ही होगा, पाकिस्तान एफबीआर में लाइन के नीचे एफबीआर है, सिस्टम से बाहर नहीं। हाँ ठीक है, आ गया एफबीआर, ठीक है। और भाई 1.98 मिलियन एफबीआर को देना पड़ेगा, दे दिया। अब यही बंदा खुद बन गया सप्लायर और सेल की, उसी को बेचा। सप्लाईज ये था 10 मिलियन था, ये प्रोडक्ट उसने 16 मिलियन की बेची। अब 16 मिलियन पे हम टैक्स लगाते हैं 18% से, तो उसका आउटपुट टैक्स क्या बन रहा है? ये है 2.2880, ये बने। अच्छा, लाइन के नीचे आ गया, एफबीआर की तरफ आ गया, वापस करो उसको भाई, लाइन के नीचे नहीं आएगा ये। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये पे करेगा या कोई इनपुट लेगा? इनपुट लेगा। ये तो आउटपुट है ना, आउटपुट माइनस इनपुट होगा, वो पे करेगा। डिफरेंस सर जो रकम बड़ी है वो है सर, जब ये सेल कर रहा है, ये सेल की वैल्यू है, सेल की वैल्यू है 2.88 मिलियन, और जब ये 1.98 मिलियन जो था वो स्कूल पे वो दिया अपना एफबीआर को पेड, खुद पे मजीद देना है। अब वो 1.98 पे तो कर चुका ना, बाकी नहीं पेमेंट वो लेस कर देंगे, ये तो इनपुट है। अब सोचिए जरा, नॉर्मली इनपुट हम सप्लायर को सेल वैल्यू में देते हैं, इधर हमने इनपुट एफबीआर को दे दिया, एक तरफ एफबीआर को दिया, ओके, माइनस करते हैं भाई इससे 198, तो 900,000 की पेमेंट और एफबीआर को ये करेगा, इधर वो पेमेंट करेगा एफबीआर को 900,000, माइनस किया है मैंने 9 लाख रुपए की पेएबल है एफबीआर को, ये पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है? क्योंकि इसका जितना भी टैक्स बना था इससे उसको माइनस करने की इजाज़त मिल गई, इतना ही, क्योंकि वो पे कर चुका था। तो 1,980,000 माइनस किया हमने इससे, एज इनपुट टैक्स, ये था उसका आउटपुट टैक्स और ये था उसका इनपुट टैक्स, माइनस किया तो उसका पेएबल इतना आ गया, करेक्ट, जो एफबीआर को उसने पे किया। अब ज़रा सोचिए और मुझे एक बात बताएं, एफबीआर ने इनपुट स्टेज पे जो टैक्स दिया वो वापस कर दिया,
किया ना वापस, कैसे वापस किया, माइनस करने दिया, एडजस्ट करा दिया, एक हाथ से लिया दूसरे से माइनस कर दिया, तो लिया कि ये भी तो कर सकते थे ना कि हम उसको सेल के वक्त देखिए एफबीआर को टोटल कितना मिला, टोटल क्या मिला, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को एफबीआर को, एक उसने इनपुट स्टेज पे दिया था, एक आउटपुट स्टेज पे एफबीआर को पे किया था, ये भाई 9 लाख रुपए 198। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि सर इसको ऐड कर क्यों रहे हैं, ओ भाई वही आएगा, इसके बराबर ही होगा, वो बराबर आएगा। इसका मतलब एपीआर को इस साल में भी वही मिला जो अगर आप देखें तो उसके बराबर है, तो फिर इनपुट क्यों लिया उसने, तो भाई वापस ही तो किया ना उसने। एक तरीका ये भी तो था ना इतने लंबे चौड़े प्रोसेस में डालने के कि वो सेल करता, ये सेल किया उसने, सेल करता उस वक्त ये सारे पैसे दे देता, सादा सिंपल एज दैट। ये इनपुट पे लो, उसको जलील करो, इंपोर्ट पे आओ, उसको खड़ा करो, कुत्ता करो, जो भी करो, बेचारा मजबूर है, क्या करेगा, उसको तो पैसे देने देने, इतने लंबे प्रोसेस में क्यों डाल रहे हो। आउटपुट आता सीधा सीधा सारे एक हाथ में पैसे लेते। सुने, अगर हम उससे इनपुट ना लेते ना तो 1 रुपया भी नहीं देता वो, ये आपको 2.88 मिलियन देता सेल पे, आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनपुट स्टेज पे हमने जो उसको पकड़ लिया ना, अब बंदा मर गया, अब बंदे को कहा तेरा माल जो होगा ना क्लियर ही नहीं करेंगे जब तक के पैसे ना दे, और जो अगर भाग जाए ये ना 9 लाख रुपए ना भी दे तो भी तो खैर है ना भाई, तो भी तो खैर है ना। नहीं, खैर क्या है, उससे हम 1.98 निकाल चुके हैं पहले। इंपोर्ट स्टेज पे हम इनपुट इसलिए लेते हैं कि भाई कुछ तो इससे पकड़ ले, क्योंकि गायब ना हो जाए बाद में, क्योंकि रजिस्टर्ड है, सेल पे जो टैक्स बनेगा वो कोई नहीं देगा तुम्हें। वो मुझे अभी याद है, वो अपनी जगह, मगर इनपुट क्यों ले रहे हैं उससे, ताकि बंदे को लॉक कर लो, मंगनी कर लो, हाँ मंगनी हो जाए, वो नाम हो जाए भाई। आपको पता है आरटीओ की मेरी बहुत, आई थिंक ये शायद फर्स्ट पोस्टिंग्स थी एमटीयू की, आरटीओ की, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक लिस्ट आई थी बोर्ड से कि जी इनको ज़रा ट्रेस कर लो, इन लोगों को, और ज़रा इन पे काम करो। तो कोई एसेट्स की बात थी या इसके सेम की, इम्पोर्टर थे, वो इम्पोर्टर थे, और रिटर्न उनका फाइल कोई नहीं था, इनकम टैक्स फाइल नहीं था, कुछ तो ऐसे थे जिनका एनटीएन भी नहीं था। इम्पोर्टर हो एनटीएन, ये पुरानी बात है, मेरे ख्याल में 2006-07 की बात है, नए एफबीआर में मैं आया था उस वक्त। क्या तो कहा गया कि जी वो कमिश्नर साहब ने कहा भाई सबको नोटिस दो, और जो स्टाफ है, इंस्पेक्टर हैं जो भी, उनको भेजो सर्विस करने के लिए, जाके वो सर्विस करके आए पर्सनल बोर्ड की तरफ से। वो मेरा इंस्पेक्टर, जो पहला इंस्पेक्टर था फारूक भाई, उनसे मुलाकात नहीं हुई ना, उनको हैती थी ज़िंदगी दे, कहाँ है मुझे पता भी नहीं आजकल, मगर फारूक भाई जो थे बड़े कलमंद इंसान थे, बड़े कमाल के बंदे थे। तो वो बताए फारूक भाई को, मैं पहले इंस्पेक्टर, पहली नौकरी मेरी, यूँ बैठते थे सीट पे, बिल्कुल कोने पे यूँ बैठते थे, अभी मैं बातें कर ही रहा होता तो चले जाते थे। तो मैंने कहा फारूक भाई बात तो मुकम्मल, कहते सर अफसर की पूरी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। बस यूँ बैठते यूँ। तो खैर वो फारूक भाई को मैंने कहा फारूक भाई ये देखिए सर आप टेंशन ना लें, मैं बस हूँ ना। तो फारूक भाई चले गए, अगले दिन आए, कहते हैं सर पता है वहाँ क्या निकला एड्रेस पे। मैंने कहा देखो वो गुलशन इकबाल नहीं, गुलिस्तान जौहर में ये चौरंगी के से पता नहीं एक रास्ते से जाते हैं, तो कहता वहाँ एड्रेस था। मैं उसने कहा मैं चला जाऊँगा, मेरा घर भी इस तरफ है रास्ते से। कहता है सर इस एड्रेस पे मैं पहुँच तो गया, मगर मैं इस जगह खड़ा नहीं हो सका जो इसने प्लॉट नंबर 12 लिखा है, क्योंकि वहाँ पे नाला था। कहता है एग्जैक्ट नाले का एड्रेस है ये, नकली एड्रेस। अब बताओ इनपुट नहीं लेंगे तो ये हाल होगा। कुछ तो आया, बाद में देखा जाएगा, 9 लाख आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो कुछ तो, ये है लॉजिक। इंपोर्टर से इनपुट लेने की लॉजिक ये है। हाँ, मगर हम सेल पे सारा टैक्स ले सकते थे ना, थ्योरेटिकली तो ले सकते थे ना। हमने कहा नहीं, इसमें इत्मीद ही नहीं हमारा,
ये वीकेस्ट कब है? जब इंपोर्ट कर रहा है, उस वक्त जो बोलोगे ये करेगा। तो उसी वक्त उससे 18% ले लिया गया, ताकि जो वैल्यू ऐड करेगा ना बाद में, वो दे ना दे, मगर कुछ तो आ गया ना। ये तो मेरी अपनी कंजम्पशन है, जरूरत ही नहीं है मुझे आगे ना बेचने की, तो मैं क्यों दूं टैक्स की? तो पहले ना देना, ना दे तो 19 लाख तो आ गया ना, आ गया ना। ये तो इंपोर्ट स्टेज, यही तो लॉजिक थी इंपोर्ट की, ये तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप। अब आई होप कि काम बेहतर है, समझ आ रहा है अभी आपको? हाँ, क्लियर हो रही है चीज़ें? इंपोर्ट पे क्यों टैक्स है, वो इनपुट क्यों है, समझ आ गई ना? सर ये सिंपल सिर्फ वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू है उसको भी 18% कैलकुलेट करें तो फिर ये टैक्स पे आ जाता है। हाँ हाँ, ये मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। थोड़ा सा बस एक टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल बहुत अच्छा है कि ये आकर हम ये सेल परचेज माइनस करके वैल्यू एडिशन पे, ऐसा एक प्रोविजन लॉ में था। बताता हूँ मैं आपको, इसकी लॉजिक बताता हूँ, इसकी रीज़न बताता हूँ कि आखिर वैल्यू इनपुट करो आउटपुट करो ये लंबे प्रोसेस में क्यों डालता है, इसकी लॉजिक है। ये प्रोसेस ऐसा है तो ऑडिटर्स यूँ घूमते हैं ऑफिस में, क्योंकि उनको पता है गड़बड़ हो ही नहीं सकती, सिस्टम चल रहा है, और हम इनकम टैक्स वाले मारे मारे फिरते हैं। आपको पता है, मुझे किसी ने जब एफबीआर से मेरा लास्ट पोस्टिंग थी एसआरबी डेपुटेशन में जाने से पहले, तो एक सीनियर ने पूछा, नहीं वापसी जब हुई थी 2015 में भी तो डेपुटेशन पे था, वापस आया तो सीनियर ने पूछा कि दोनों जगह का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने कहा नहीं पूछे सर। कहते नहीं बताओ। मैंने कहा अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बोले, खुल के बोले। मैंने कहा सर वहाँ पे मैं अफसर था, यानी एसआरबी में मैं अफसर था, लगता था मैं ऑफिसर हूँ और मैं कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और हर दिन खुशी से घर जाता था कि आज मैंने कुछ कौम के लिए किया। मैंने कहा जब एपीआर में वापस आया तो उस वक्त मेरा इतना बड़ा ईगो था, अफसर वाला इतना बड़ा ईगो, कमिश्नर साहब हैं वहाँ के। मैंने कहा सर वो आस्ता आस्ता एपीआर की नौकरी में श्रिंक होता 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 सारा ईगो गया साइड पे, अब लगता है मैं चोर हूँ। सारी टैक्स चोरी मैंने की हुई है, सारी जिम्मा मेरा है, ये मुल्क जो बर्बाद हुआ मेरी वजह से। ऐसे ही करे, ऐसे ही करे। तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारा काम कमाल का काम है, कमाल का काम है। हम इस मुल्क के, सच्ची बताऊं, हम इकोनॉमिक सोल्जर्स हैं। वो सोल्जर बॉर्डर पे लड़ रहा है, कभी कभी हम रोज़ लड़ते हैं, और सच्ची बताऊं इसका हमें अजर मिलेगा। हम जो ये अगर काम करते हैं ना, इसका हमें अजर, नौकरी में सैलरी मिलती है मगर हमें अजर भी मिलेगा। जो हम काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, हम सोल्जर हैं, इकोनॉमिक सोल्जर हैं। ऐसे हालात में भी हम काम करते हैं, जबकि कोई और होता, कोई और मुल्क होता, बगावत कर देते। हम उस वक्त भी यस सर, कभी ये नहीं बोलते कि सर भाई। मुझे एमटीयू में असरार रऊफ साहब ने एक असाइनमेंट दी, बड़ी सेंसिटिव। कहते हैं जी स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग है बेटा, तो आप पता है कर लोगे। मैंने कहा सर कहाँ भेज रहे हो? और मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं क्या करता था, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट मिली, रिक्शा में जाता था, मगर रिक्शा को खड़ा करता था थोड़ा दूर, ताकि पैदल अंदर जाऊं, उनको ये ना लगे कि यार ये कौन सा अफसर रिक्शा में। और जब वो मैच्योर होकर वाकई इशू निकल आया तो उनको मैंने फिर कहा कि सर अब चूँकि उनके ऑफिशियल्स को पता चला है और रिसीव करने बाहर आएंगे तो मुझे गाड़ी नहीं है, तो वो रिक्शा से देख लेंगे कि तू रिक्शा में जो था। मैं कहा सर वो क्या करता। और इसको गाड़ी दो, तुझे वो गाड़ी दो। तो देखिए बात ये है कि हम इस हालत में भी काम करते हैं, तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। ग्रेट आदमी, नो डाउट, नो डाउट, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। सर आपकी भी खिदमत है तो नहीं कोशिश की है यार, कोशिश की है, और मैंने हमेशा कोशिश की है, हमेशा कोशिश भी की है कि जो टीम है ना उसके साथ अच्छा चला जाए। शायद आपको एफबीआर में या एसआरबी में एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो बोले तारीख तो उन्होंने बदतमीजी की। कभी मैंने स्टाफ मेंबर से बदतमीजी की कभी नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ना ये हीरोज़ हैं। सच्ची बताऊँ, हम लोग, आप लोग जैसे काम करते हैं ना, हमें अल्लाह अजर देगा, ये नहीं देंगे हम। मैं सच्ची बता रहा हूँ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तुम मुल्क के लिए कुछ करते हो। हमें फील नहीं होता
इसलिए फेल नहीं होता कि हम फाइलों में इनमें हम लार्जर व्यू ही नहीं देख रहे। ओ भाई लार्जर व्यू देखो तो एक ऐसा मुल्क जो जो इकोनॉमिकली इतना बुरे हालात में हो फिर भी चल रहा है भाई, ये हमारी वजह से, ये हम काम करते हैं। हमें पता है ना हम कितनी सेक्रीफाइस देते हैं, किसके लिए दे रहे हैं यार सेक्रीफाइस, बच्चों को टाइम ना दे पाना या जो भी आप खुद भी देख रहे हो, तो ये अल्लाह आपको अजर देगा। मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए सुकून से बैठा होता हूँ कि यार जो भी बुरे हालात है सब्र करो, अल्लाह देगा। ठीक है, चलो भाई आगे जाएं। भाई नेक्स्ट क्या है, अब आपने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कर लिया, अब समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। बस एक सेकंड पार्ट करूंगा। देखिए मैं आपका पूरा सेल्स टैक्स का काम ऐसा सिखाऊंगा, ऑडिटर की छुट्टी हो ही गई, अब तुम काम कर को आस्ते आस्ते, ये कोर्स का हिस्सा है ना, आपके एमसीक्यू भी हो रहे हैं। अच्छा आप देखिए आपका ये वाला पार्ट भी इसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, सबसेक्शन 1 हो गया, कर लिया ना ये। अब इसकी फर्दर पक्का पुख्ता कैसे होगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे आप। मैं अभी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सारा करूंगा तो एक साथ दूँ ना आपको, इसलिए मैं फौरी नहीं दे रहा, ताकि वो 80-90 के से भी ज़्यादा है। अभी कुछ और भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, ताकि आपको पूरा मुकम्मल आ जाए। चलें अब एक चीज़ और देखें, और वो क्या है, वो है 1A। अच्छा 1A से पहले मैं आपको कोई क्या करा चुका हूँ, मैं आपको थर्ड शेड्यूल करा चुका हूँ, ये था थर्ड शेड्यूल 2A थर्ड शेड्यूल था, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा कवर होता जा रहा है, सही। एक चीज़ और कवर करूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा, टेंशन तो नहीं, 10 मिनट पढ़ा सकता हूँ ना और। हाँ भाई वो घरों को भी जाना है तुम लोगों ने। हाँ अच्छा भाई अब इसमें एक है 1A है फर्दर टैक्स। क्या है, फर्दर टैक्स। अच्छा अब थोड़ी ये नोटिंग भी करें साथ साथ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है फर्दर टैक्स के। देखिए एक तो सेल्स टैक्स है मेन सेल्स टैक्स, जिसको मैं कुछ नाम है नहीं तो अपनी तरफ से मेन बोल रहा हूँ, मेन सेल्स टैक्स। मेन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपका ना मेन सेल्स टैक्स अमाउंट होता है। अब ये मुख्तलिफ मेथड से कैलकुलेट होता है। मेन का मतलब है प्रिंसिपल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके 2 मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं, एक था थर्ड शेड्यूल मेथड था ना, अभी हमने एक और देखा जो जिसका मैंने चार्ट में पिछली क्लास में सीखा था, वैल्यू एडेड टैक्स मेथड है। और तीसरा मेथड है फिक्स्ड अमाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स पे है इस वक्त, और वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर कराऊंगा। अगली क्लास में तकरीबन हो जाएगा अच्छा खासा, फिर मैं आपको दे पाऊंगा फिक्स्ड अमाउंट। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स पे लगता है। और आखिरी 2 थ्योरी में मौजूद है, प्रैक्टिकल में नहीं है। एक है कैपेसिटी टैक्स और एक है स्पेशल प्रोसीजर। अब नॉर्मली क्या होता है, स्पेशल प्रोसीजर मेथड ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ कानून में मौजूद है। ये पहले था, स्पेशल प्रोसीजर खत्म कर दिया शबर साहब ने। अब इसमें बताइए क्या है, इसमें टैक्स जब लगता है किसी एक मेथड से लगेगा, 2 से नहीं हो सकता। हाँ एक करेगा। जो थर्ड शेड्यूल गुड्स है वो थर्ड शेड्यूल मेथड से होंगी, वीएटी से नहीं होंगी। ब्रिक्स पे वही टैक्स लगेगा फिक्स, मगर वो वीएटी मेथड से नहीं होगा। वीएटी पे वीएटी लगेगा, ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि वीएटी मेथड भी हो और थर्ड शेड्यूल भी हो। इन मुख्तलिफ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लगेगा। अच्छा मज़े की बात यह है, हमारे मुल्क में 5 मेथड्स हैं, और दुनिया में जो वीएटी मेथड है, दुनिया में जो सेल्स टैक्स है, वो एक ही मेथड से, वो एक ही वीएटी मेथड बस। हाँ अब सोचने की बात है कि क्यों है ऐसा। हमने 5 मेथड्स रख लिए, ऐसे मेथड्स रखे जो इम्प्लीमेंट भी नहीं किए, बस कानून में लिख दिए। क्यों रखे, ताकि ज़रूरत पड़े तो वो भी निकालें, खंजर आ जाइए, इससे नहीं है। हाँ ये तो ऐसे ना इधर किया, ये ले ये इससे नहीं मरा, अच्छा ये तो किसी से तो मरे खाना। वो हमने बना लिए हैं सारे मेथड्स। क्यों भाई, जैसे लोग वैसे हुक्मरान, ऐसा है ना। अब कहते हैं कि जी चूँकि हुक्मरान ऐसे हैं तो लोग ऐसे हैं। मैं कहता हूँ वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, इन्हीं लोगों से हुक्मरान आते हैं।
एक एफर्ट्स की थी पहले गुजरात साहब ने कि असेंबली में कम से कम पढ़े लिखे लोग आए, हाँ वो भी ख़त्म कर दी। अच्छा, अब कहने का मकसद क्या है, देखें हमारे मुल्क के हालात, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन, लोगों का टैक्स देने की तरफ रुझान, ना देने की तरफ रुझान, टैक्स एडवाइजर्स का माइंडसेट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, टैक्स लेजिस्लेटर्स की जहन, इनकी अप्रोच, ये ऐसी है कि ये मजबूरी है, ये आइडियल नहीं है। ये रखना थर्ड शेड्यूल मेथड हमारे जैसे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ तो मिलता होगा ना मैन्युफैक्चरर से। अगर ये वीएटी मेथड पे लाओ तो शायद बड़ा गर्क हो जाए, शायद कि सप्लाई चेन में लीकेज होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा आ जाएगा, टैक्स बड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमने कहा छोड़ो, जो सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स है आता रहे। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में वीएटी एक्ट लाने की बात हुई थी, फिर लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। मैंने जंग में एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी ने बताया तो मैंने पढ़ा, उसमें वो हुकूमत को गालियां दे रहे थे उस वक्त की कि ये देखें कितनी जालिम हुकूमत है, सेल्स टैक्स 17% था उस वक्त, सेल्स टैक्स 17% पहले ही मौजूद है, अब ये देखें वीएटी से ला रहे हैं 17%, तो 17 और 17 क्या हो गया, तो 34% होगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। ये था उसकी अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल लिखने वाले की। तो हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत ने पता है क्या किया, हुकूमत ने काम ये किया कि कहा लानत भेजो यार, हटाओ वीएटी को, वर्ल्ड बैंक को बता दिया छोड़ो वीएटी एक्ट, हम इसमें ही ठीक है। वो इसलिए कह रहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा फिर उन्होंने कहा अच्छा इसको वीएटी नहीं बोलते, उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग लॉ में वही चीज़ वही जो था ना, वही जो वीएटी के नाम से था, अब उसको ला रहे हैं कैसे, अब उसको नया नाम दिया रिफॉर्म्ड जीएसटी, ताकि नया ना लगे, हम इस सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। लोगों ने कहा भाई एक दफ़ा ट्रस्ट टूटा ना, ये भी गड़बड़ होगी कुछ, उस पर भी हड़ताल, ये होगा, वो भी नहीं आया, तो जो चल रहा है। अच्छा, इसमें ना एक मैं ग्रुप पे वीडियो डालूँगा, उसमें मैंने एक ऐसे कभी कभी छोटे बनाता हूँ मैं, आगे मेरे इरादा तो है कि ज़्यादा बनाऊँ, तो कि जो कुछ अलहमदा सीखा है वो लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो एक मैंने अभी एक टैक्समैन शो के नाम से एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप शुरू किया था, तो उसमें एक रिकॉर्ड किया था कि सेल्स टैक्स एक्ट के बारे में एक ऐसी चीज़ निकाली जो लोगों को पता ही नहीं है, और इनकम टैक्स में दोनों के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें शेयर करूँगा, मज़ा आएगा, आप देखिएगा उसको, वो लिंक भेजूँगा आपको, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। और उसमें लिंक क्या है कि सेल्स टैक्स एक्ट पास कैसे हुआ था, मज़े की बात है वो, अभी थोड़ी सी बता देता हूँ। एक्ट का नाम था पहले जनरल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1950। ये लोग नोट नहीं करते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इसमें टॉप पे लिखा होता है, ये क्या है, एक्ट नंबर 51 कैसे है भाई, पास होता है 1990 में, 1951 का एक्ट है, नंबर वही लगा हुआ है। ये मज़े की बात है। ये ना जैसे लोग, मैंने कहा ना जैसे हुक्मरान, अगर यूँ करोगे तो हम भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे, काम अपना कर लेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि टैक्स की कलेक्शन ऐसे मुल्क में कर पाना बड़ी बात है, सीधे तरीके से टैक्स थोड़ी आता है। तो देखिए क्या हमने काम किया, 1951 का एक्ट था ना, उसको अगर ये अमेंड करके मतलब एक नया एक्ट लाते तो हड़तालें हो जाती। हमने पता क्या किया, 1990 में एक्ट उठाया। कौन सा एक्ट उठाया? 1951 का एक्ट उठाया। कहा कि इसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट के जरिए नया लॉ नहीं ला रहे, ना, नया एक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई नया कानून नहीं है। हम इस लॉ को, कौन सा लॉ लिखा था? 1951 एक्ट, उसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। पता है अमेंडमेंट क्या की हमने? अमेंडमेंट ये की कि जी सेक्शन 1 से लेके आखिरी सेक्शन को हम रिप्लेस कर रहे हैं। और बाहर की बॉडी पुरानी इंजन चेंज। नहीं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा था।
चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक सारा रिप्लेस। अब तो सर थर्ड चैप्टर तो नंबर वही है ना 51, नाम नहीं आ गया, ऐसा था, ये हुआ था इसके साथ। हाँ सर। अच्छा भाई, एक बस लास्ट पॉइंट था फर्दर टैक्स का, वो हम कर लें। अच्छा जी, फर्दर टैक्स में क्या है, देखिए फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट क्यों मैं चाहता हूँ कि कर लें, इसलिए कि ये मेन टैक्स है। अब इसके ओवर एंड अबव, इसका मतलब इनमें से एक मेथड होगा, कोई भी हो सकता है, मगर इसके अलावा ओवर एंड अबव ये टैक्स भी आप पे लग सकता है, जिसका नाम होगा फर्दर टैक्स, और ये 4% होता है, 4% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, 4% ऑफ सप्लाई सेल वैल्यू। कब? जब सप्लाई की गई है एक ऐसे बायर को जो अनरजिस्टर्ड हो या ATL लिस्ट पे ना हो। अगर सेल की गई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या टू अ पर्सन हु इज नॉट ऑन ATL, तो सप्लायर को इन एडिशन टू 18% 4% और देना पड़ेगा एज फर्दर टैक्स। अब इसी की एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं। सेल करने वाला सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, सेल करने वाला सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने की 1 लाख रुपए की सेल, और आगे था अनरजिस्टर्ड पर्सन या नॉन ATL पर्सन, नॉन ATL पर्सन। इस केस में इनकी परचेजेस 1 लाख रुपए की, मगर इसने 18% का टैक्स लगाना था, वो भी इन पे आ गया 18%। अब अगर रजिस्टर्ड होते तो इन पे दोनों बरा यही होता, मगर अनरजिस्टर्ड पे कहा गया कि ना सिर्फ 18% जाए बल्कि 4% फर्दर टैक्स भी जाए, तो 4,000 रुपये और उस पर पासान हो गया। तो रिजल्टेंटली अगर वो रजिस्टर्ड होते तो उन पे बनता 1 लाख और 18,000 रुपये। तो आप देखिए उसकी परचेजेस कितनी महंगी कर दी गई, 1,18 के अगेंस्ट 1,22 कर दी गई। तो परचेजेस महंगी होने की वजह, हाँ नहीं, हाँ तो वेट तो नहीं कर रहे कोई मेरे लिए यार? सर वो आज इंग्लिश की तो नहीं, मैं नहीं रखवाई थी, यही मैंने करना था आपसे। तो आपके पास एक पैसा बायर है जिसको वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ऐसे रजिस्टर हो जाओ तो परचेज सस्ती, अनरजिस्टर्ड रहोगे या नॉन फाइलर रहोगे परचेज महंगी। अगर आप एक 22 का परचेज करो और दोनों केसेस में सपोज करें कि सेल वैल्यू फ्लेक्सिबल ना हो, क्योंकि आगे मार्केट ऐसा है कि वो सेल को आपके हाथ में नहीं छोड़ता, मार्केट के मार्जिन्स कम है, आपने बेचना है, सपोज करते हैं एक 40 का, एक 40 की सेल वैल्यू है, तो अनरजिस्टर्ड रह के भी काम करना है, करो तुम्हारी मर्जी। एक 40 के मुकाबले में आप कितना कमा रहे हो, एक 18 के मुकाबले में कितना कमा रहे हो, आपके प्रॉफिट मार्जिन खुद देख लो। सर इनपुट क्लेम दोनों नहीं कर सकेंगे, यही करेगा ना, ये भी बात है। हाँ वो देखिए, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की यार, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस केस में रजिस्टर्ड को इनपुट भी मिलता है, इसको इनपुट मिलेगा, ये अनरजिस्टर्ड है, इसको इनपुट भी नहीं मिलेगा, इसकी परचेजेस का इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो ये भी उस पर एक एडेड हिट है कि उसकी टैक्स की लायबिलिटी, बट बहरहाल ये अपनी जगह पे है। मगर मैं बाकी फैक्टर्स को इसमें ये भी एक एडवांटेज ले जाता है कि जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपना परचेजिंग कर ली, तो बेसिकली है तो अनरजिस्टर्ड, उसने टैक्स तो देना नहीं है। हाँ, तो वो दूसरे मानों में अगर वो सेल भी कर देता है मिनिमम प्राइस पे या
कम मार्जिन पे, तो भी इसको अच्छा खासा प्रॉफिट है कि उसे टैक्स तो देना। हाँ देखिए, एक चीज़ क्या है कि अनरजिस्टर्ड बंदा अब कितने का बेच सकेगा? अनरजिस्टर्ड पे आउटपुट नहीं दे रहा ना आउटपुट, तो आउटपुट तो उसने वैसे भी अपनी जेब से थोड़ी देना था, वो तो लेके देना था ना, वो तो न्यूट्रल हो गया, प्रॉफिट पे फर्क थोड़ी पड़ा। देखिए अभी भी नुकसान है इसका, वो आपका टैक्स नहीं दे रहा, वो तो इसका फायदा थोड़ी है, लेकिन वो तो टैक्स लेके जेब में रखेगा, उसने कौन सा जमा कराना है? वो टैक्स उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। आगे वाले बंदे जो है ना बेवकूफ़ नहीं है कि अनरजिस्टर्ड को पेमेंट करेंगे। एंड यूजर को जो बेच रहा है, हाँ। रिटेलर है, एंड यूजर अगर ऐसा है कि ग्रॉस प्राइस ही ऐसी बना दे जो उसके कंट्रोल में है तो ये फायदे में हो जाएगा। बहुत फायदा हो जाएगा। मगर हमेशा इंडस्ट्री ऐसी भी तो नहीं है ना कि एंड यूजर के कंट्रोल में दे देगी, बाकी भी तो कंपेटिटिव प्राइसेस है ना, तो देखना पड़ेगा ना। इसका मतलब हर इंडस्ट्री ऐसे ऑपरेट नहीं करती, कहीं वो फायदे में रहेगा कहीं नुकसान में रहेगा। सर क्या आपको पता है बेच सकता है लेकिन क्यों नहीं बेच सकता? पाकिस्तान में यही तो बड़ी खूबी है कि आप अनरजिस्टर्ड रह के भी बिजनेस कर सकते हो। क्या ब्लॉक होगी? वो सिस्टम में है ही नहीं। वो आगे वंडा बेच सिस्टम में ये मालूम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर पा रहा, ऑपरेट करके फल फूल रहा है। दुनिया में यही तो फ़र्क है पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ में कि वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के बगैर धंधा नहीं सोच सकते। तो ये ऊपर से एक्चुअली सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि ऊपर से लोग अब यार ऐसा इसके मिस्टर ऐसा हो जो नहीं, मैं बताऊँ, मेरा भी कभी इस सख्त व्यू था। 51 मैं मर्सिडीज मंगवाई थी ऐसा जारी करके। नहीं, मैं मज़े की बात बताऊँ, देखिए मेरा भी किसी वक्त सख्त व्यू था कि ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है। मगर एक बात बताऊँ, देखिए एक बात भी समझे, आपको पता है ये जो कैश इकोनॉमी है जो सिस्टम में है ही नहीं, ये जो जिसको ब्लैक मनी, अनटैक्स्ड मनी, कैश इकोनॉमी कहते हैं, जो सिस्टम में है ही नहीं, जो सिस्टम से बाहर है, ये मुल्क को बचाती भी है। हैरान कौन बात है। एक सपोर्ट मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है दुनिया भर का तो वो कंट्री बच जाती है जिसकी इकोनॉमी कैश हो। हम पे तो असर ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हम तो बैंकों पे डिपेंडेंट ही नहीं थे। गिरेगा बैंक ना तो बैंक को गिरने दो, हम तो वैसे ही कैश में डील करता है बाबू। तो वो कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से मर जाते हैं, जहाँ सिस्टम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ये नहीं बोलता कि कोई अच्छी बात है, हमें तो उसमें जाना चाहिए। सर मिसाल के तौर पे अभी जो है ना पेट्रोल हम मंगवाते हैं तो हमें जो है ना अगर स्मगल होके आता है उसमें जो है ना उसमें जो है उनको फायदा होता है, ईरान से स्मगल में फायदा होता है। उनको फायदा है सर स्मगल होने में। हाँ, देखिए एक हमारे प्रोफेसर थे IBA कराची के, डॉक्टर नवेद, उनकी थीसिस थी इकोनॉमिक ग्रोथ में करप्शन का किरदार। ओ यार वो बंदा पागल था, पागल। वो उसके IBA कराची का PhD था, US से 6-7 साल पढ़ा के आया था, जीनियस बंदा था। क्योंकि आपको पता है जीनियस और पागल में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है जीनियस और पागल में। वजह बताता हूँ। अगर फर्क पता है क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर कामयाब हो गया तो लोग कहते हैं जीनियस है, नाकाम हो गया तो पागल है यार, होता वही है। सर वो उसमें ना कि जीनियस को सर वो और मशीन जीनियस मिल जाए तो वो लोग बोलते हैं ये पागल है। तो असल में क्या है, देखिए मेरे कहता, मैं शक में कतई नहीं होगा इकोनॉमिक कैश में चले और करप्शन इकोनॉमी को नहीं, ये वो बातें हैं जो कि इकोनॉमी के इस वक्त हालात पे लोगों की ऑब्जर्वेशन है। हकीकत में जब डॉक्यूमेंट होने में ज़्यादा फ़ायदा है, टैक्स ज़्यादा आएगा, मुल्क को और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। अच्छा, जो बात बस ये मैं कंक्लूड करने की तरफ लेके जा रहा था कि फर्दर टैक्स आखिर आया कैसे हमारे मुल्क में। फर्दर टैक्स सबसे पहले हमारे मुल्क में आया था 0.5% पे, 0.5% पे आया था, फिर 1% किया गया, फिर 2% हुआ। जब 2% हुआ तो उस वक्त मैं सोचता था यार 2% कितना ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, बिजनेसेस तो ठीक है। उस वक्त जब इसको बेचा गया, टैक्स भी तो बिकता है ना, बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग पॉइंट क्या था? सेलिंग पॉइंट देखें जी, हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन बढ़े।
देखिए रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी भाई, यही मैंने जैसे आपको दिखाया भाई, आप रजिस्टर हो जाओ, फर्दर टैक्स नहीं है आप पे। इसका इन अदर वर्ड्स एफबीआर ने कहा कि जो रजिस्टर नहीं होगा हम उसको काटेंगे। कैसे काट रहे हैं उसको? 0.5% का हिट दे रहे हैं उसको। उसने क्या कहा, ओए परवाह ही नहीं है तुझे, दे दूंगा 0.5%, रजिस्टर नहीं होगा। फिर 1% पे हुआ, उसने क्या कहा, खैर है दे देंगे इसको 1%। आज 4% हो चुका है, हमारी रजिस्ट्रेशन फिर भी नहीं बढ़ी। मगर मजे की बात बताऊं, फायदा फिर भी है। अब फर्दर टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया है, फर्दर टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया, क्योंकि अगर हम 18% में 4% ऐड करके 22% रेट लगाते तो ये लोग चीखते। हमने भी चालाकी कर दी, फर्दर टैक्स दे दो। टैक्स थोड़ी है, टैक्स तो 18% है, बस फर्दर टैक्स है, रजिस्टर हो जाओ 4%। तो फायदा फिर भी हुआ, लोग रजिस्टर नहीं हुए ना हो, 22% दे रहे। 22% दे रहे हैं। अच्छा ओके ओके, हाँ 1 लाख के ऊपर है ना 4% लगाएंगे या 1 लाख? 1 लाख नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपए पे ही 4% लगे। हाँ मतलब 1,18,000 पे 4%। नहीं, 1,18 नहीं, सिर्फ 1 लाख पे 4% फर्दर टैक्स है। अच्छा, अब इसके साथ एक बात और है, अब ये मैं आपसे ना आज शेयर करूँगा एक लिस्ट, पिक्चर शेयर करूँगा। कुछ और बातें भी मैंने थोड़ी अधूरी थी तो उसको रिफाइन कर रहा था तो वो शेयर नहीं कर सका, आज सारी चीज़ें शेयर करूँगा। उसमें एक लिस्ट शेयर करूँगा उन सेक्टर्स की जिनको फर्दर टैक्स से एक्सेप्शन दी गई है, फर्दर टैक्स से जिनको एक्सक्लूड किया गया है, यानी इन अदर वर्ड्स जिन सेक्टर पे फर्दर टैक्स नहीं है उसकी लिस्ट में ग्रुप पे शेयर करूँगा, उसको देख लीजिएगा उसको, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट फिर हम क्लास एंड करें। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि एक टैक्सेशन है जो कि सेक्शन 3 में ही है और उसका ताल्लुक है रिटेलर से, ठीक है। रिटेलर की टैक्सेशन थोड़ी सी बस मैं जब समझाना चाहता हूँ, छोटा सा पॉइंट है और उसकी रिजीम समझाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम आज के लिए एंड करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह। ये सब सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 3 ही चल रहा है अभी तक। देखिए क्या क्या नहीं है 3 में, मेन मेथड है, फर्दर टैक्स है, डिटेल बहुत कुछ है। ये सब कवर हो जाएगा ना तो फिर आपको सारी प्रैक्टिस भी आ जाएगी। ये सब सेक्शन 9 है बच्चों, ऑनलाइन वालों। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, यानी 1 में है उसको साइड पे करो, साइड पे करो। टैक्स शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम रिटेलर्स, ठीक है। फिर रिटेलर की बात हो रही है, कौन से रिटेलर? अदर देन टीयर 1। अब टीयर 1 पे ये बात अप्लाई नहीं करेगी, तो रिटेलर हो गए 2 किस्म के, ओके। ये टैक्सेशन ऑफ रिटेलर है। एक वो जिसको बोला गया रिटेलर, एक वो जिसको बोला गया टीयर 1 रिटेलर। अच्छा, अब ये टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन भी है, ओके, उसको हम बाद में देखेंगे, आज नहीं। टीयर 1 की रिटेलर को सादा ज़बान में बोलें तो ये ज़्यादा बड़े रिटेलर्स होंगे, प्लाजा में हों, एक से ज़्यादा चेन्स हों, ठीक है, ब्रांड हो, तो उसमें आमतौर पे। मगर जो गली कोने में रिटेलर्स होते हैं ना, ये इधर आ गए मेन छोटे रिटेलर, स्मॉल रिटेलर। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर्पस है किसे कवर करना? स्मॉल रिटेलर्स को कवर करना। स्मॉल रिटेलर्स जिसमें सबसे बड़ा दुनिया भर में इनसे टैक्स लेना मुश्किल है। ज़्यादातर स्मॉल रिटेलर्स को प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं, घर ही चल रहा होता है इनका, कोई अमीर इतना नहीं बना। हाँ, चंद एग्जाम्पल छोड़ दें तो उसने जी एक छोटी दुकान थी, उससे पता नहीं कहाँ पहुँच गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल रिटेलर घर ही चला रहे होते हैं बेचारे। और ज़्यादातर कम पढ़े लिखे, उनके लिए अकाउंट्स रखना भी मसला। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर पढ़े लिखे होंगे तो एक छोटी सी उनके पास कॉपी होती है जिसमें वो हिसाब लिख रहे होते हैं, कर्जा और जो आने
मतलब स्टॉक या जो भी उनकी लोटिंग होती है, मगर वो ऐसे नहीं है कि इस काम के लिए मौजून हो जो हम काम करते हैं। जैसे आपने एक नाम लिया डेबिट क्रेडिट नोट, भाई उसको क्या पता डेबिट क्रेडिट नोट का, वो अकाउंटिंग थोड़ी जानता है। तो दुनिया भर में इनसे टैक्स लेना मुश्किल है। अब एक तरीका पाकिस्तान में तो इतने तरीके आजमाए हैं, और मैं कभी कभी पहले बुरा लगता था, ये हर दफ़ा तजुर्बा कर रहे हैं। अब खुशी होती है, तजुर्बा तो कर रहे हैं ना, कुछ तो कामयाब होगा कोई तो चलेगा यार, चलने दो यार, चलने दो, कोशिश तो कर रहे हैं ना। एक तरफ एक थ्योरी क्या है, नहीं भाई लॉ बना के चेंज नहीं करो, स्टेबल हो भाई, लॉ जब चल ही नहीं रहा तो चेंज करो भाई, जब उसके 1 रुपया नहीं आ रहा चेंज करो उसको, कोई तो चल जाएगा। तो आजकल एक तजुर्बा किया गया है, शायद वो कामयाब हो गया क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो ये है कि इस रिटेलर से इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे टैक्स लेंगे। स्मॉल रिटेलर को का पहला पॉइंट ये है कि रजिस्टर नहीं करते हैं, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाँ, नॉट रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर नहीं करते, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के बजाय हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे टैक्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इसको टैक्स किया जाता है। और कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के ज़रिए, वापडा या कराची में के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से टैक्स लिया जाता है। ये क्या करते हैं? बिल में टैक्स डाल देते हैं, और टैक्स डाल के बस उसे बिल में ले लेते हैं। और उसमें भी चूँकि बिल का, अब ये क्या है, इसका बिल अमाउंट पे डिपेंड करता है, बिल अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड करता है टैक्स। थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है अदर देन टीयर 1 थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ, ये देखिए क्या लिखा है, 5% वेयर द मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़। कहता है अगर बिल एक्सीड ना कर रहा हो, यानी इक्वल टू या लेस देन हो, कितना, 20,000 पर मंथ बिल अगर इतना है, तो इस केस में टैक्स रेट है 5%, उस अमाउंट का 5%। तो 12,000 रुपये का बिल होगा तो 5% सेल्स टैक्स होगा उस पर। और अगर एक्सीडिंग 20 हो तो 20 लाख 25 लाख कितना ही क्यों ना हो, रिटेलर टीयर 1 नहीं है, बिल कितना ही हो उसका 7.5% होगा। एक्सीड्स अफोर्सेड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो कलेक्टेड, कितना, ये लिखा है 7.5%, 7, ये देखिए ये 7.5%। अब समझना क्या आपको, ये लास्ट पॉइंट था आज के लिए, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। समझना आपको ये था कि रिटेलर 2 किस्म के, एक टीयर 1, एक नॉन टीयर 1। अब टीयर 1 की डेफिनेशन अगली क्लास में हम देख लेंगे। जो नॉन टीयर 1 है वो मेनली गली कोने के शॉप्स को कवर करने के लिए रखा गया है। और क्या क्या कहा गया कि उसको रजिस्टर नहीं होना, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, अगर वो बिल 20,000 से एक्सीड नहीं कर रहा तो 5%, एक्सीड कर रहा तो 7.5% लिया जाएगा बिल में डाल के, सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको ले लेगा। अब चंद चीज़ें इसमें समझने की है, एक सादा पॉइंट है, एक एडवांस पॉइंट है। सादा पॉइंट ये है कि पता कैसे चलेगा कि वो रिटेलर है और वो टीयर 1 नहीं है, या टीयर 1 है। टीयर 1 वाले भी चालाकी कर लें, यार कम टैक्स है इसमें आ जाओ, आ सकते हैं ना। या टीयर 1 वाले इसमें ना आना चाहते हो, ये ना आना चाहते हो, तो कहते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक या वापडा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर होगा, वो जब किसी को मीटर देते हैं तो फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म फिल कराते हैं ना, उसमें लिखा होता है रिटेलर। भाई आप बिल मीटर किस चीज़ के लिए ले रहे हो, कमर्शियल, कौन सी एक्टिविटी है आपकी। तो कहता है जिस भी मीटर पे रिटेलर लिखा था डालो उस पर टैक्स, हो गया टैक्स। अनलेस कि उसने दुकान खोलते वक्त फ्लैट का मीटर लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिटेलर्स जिनके पास रेजिडेंशियल मीटर लगे हुए होंगे ना, वो बच जाएंगे। तो हमें इस केस में भी रिटेलर्स को, एफबीआर की बात कर रहा हूँ, देखना चाहिए कि इस मेथड से क्या इलेक्ट्रिसिटी मीटर आइडेंटिफाई हो गए हैं वापडा ने, कि इन्हें कितने मीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और रिटेलर पाकिस्तान में कितने हैं ऐसे, तो हमें अंदाज़ा हमें करना चाहिए।
कि भाई तुम तो बता रहे हो 50,000 लोग हैं, मुल्क में तो 50 लाख लोग होते हैं जो करते हैं, तो उसका मतलब सारे मीटर नहीं आइडेंटिफाई हुए। तो हम लोगों के पीछे पड़े ताकि केयू को बताएं, वापडा को बताएं, इनसे ले टैक्स। इसमें भी काम है जो शायद नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। सेकंड बात, अब एक टीयर 1 है, टीयर 1 पे मेथड, किस मेथड से टैक्स लगेगा? उस पर नॉर्मल मेथड से टैक्स लगेगा। नॉर्मल मेथड का क्या मतलब है? ये वीएटी मेथड से टैक्स होगा, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस। अब होता क्या है, अगर लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक कहता है हमें तो नहीं पता ना कि वो टीयर 1 है कि नॉन टीयर 1 है, उन्होंने तो उठा के सब पे टैक्स लगा दिया। अब वो टीयर 1 फंस जाता है, एक तरफ उसको वीएटी मेथड से टैक्स देना है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगा रहा है। तो वो क्या करते हैं, कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर फिर एक जनरल ऑर्डर के जरिए केई को और वापडा को खत लिखता है कि इसको आप हटा दें, ये है तो रिटेलर मगर ये टीयर 1 है, इसको हटा दें, हटा देते हैं। फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी में ये टैक्स नहीं लगता। ये आसान पॉइंट था, ये सादा पॉइंट था। कमिश्नर को पावर है जनरल ऑर्डर इशू करके, जीओ इशू करके किसी को लिस्ट में लाना या लिस्ट से निकालना। थोड़ा पॉइंट ट्रिकी है। एक ट्रिकी पॉइंट क्या है, ये टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। किसका टैक्स है ये? रिटेलर का, रिटेलर का। अब एक खान भाई जो दुकान लगा के बैठे हैं, ये उसका टैक्स है। तो के इलेक्ट्रिक और वापडा क्या है? कस्टोडियन, वो सिर्फ कलेक्ट करके दे रहे हैं, ऐसा है। इसका मतलब के इलेक्ट्रिक खुद जब इलेक्ट्रिसिटी बेचता है, वो भी गुड्स है, वापडा जब इलेक्ट्रिसिटी बेचता है वो गुड्स है, उस पर टैक्स उसको देना होता है, आउटपुट टैक्स। उस आउटपुट टैक्स में से, ये बात ट्रिकी है, समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब मैं केई की एग्जांपल ले लूँ ऑनलाइन वालों, भाई केई सिर्फ कराची में है, उसकी एग्जांपल क्योंकि बाकी मुल्क में तो केई नहीं है ना, वापडा है। तो मैं केई की एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ कराची में, मेरे प्रेजेंस की वजह से बस। और केई को हम बहुत गालियाँ देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है। तो के इलेक्ट्रिक ने हाँ 2 काम करने। एक, ये के इलेक्ट्रिक को गुड सप्लाई करता है। वो कौन सी गुड सप्लाई करता है? इलेक्ट्रिसिटी। जब गुड सप्लाई करता है तो इसका आउटपुट टैक्स आता है, करेक्ट। मगर उसको गुड्स को बनाते वक्त परचेजेस भी तो करता है ना भाई, तो इसकी जो अपनी परचेजेस होती हैं वो उसका होता है इनपुट टैक्स। अब के इलेक्ट्रिक को एक काम और दिया गया। क्या दिया गया? कि तुम रिटेलर से भी टैक्स कलेक्ट करो, रिटेलर्स का टैक्स कलेक्ट करो एज ए जिसको विदहोल्डिंग एजेंट कहते हैं, एक किस्म का विदहोल्डिंग एजेंट है ना ये भी। तो तुम एक रिटेलर का टैक्स अब कर समझिएगा बात, ये रिटेलर का जो टैक्स है जो इसने लिया 5% से या 7.5% से, क्या जमा कराएगा? यस, जमा कराएगा। मगर क्या इस आउटपुट टैक्स से इसे इस इनपुट टैक्स ले सकता है, माइनस कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सेम बंदा जो है ना वो नहीं जमा कर पाएगा। क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए रिटेलर है और वो कंपनी का अपना है। क्या इस परचेजेस पे होने वाले टैक्स को इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है? कर सकता है। इसका मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 2 क्यों नहीं कर सकता बताओ बस। ये तो गवर्नमेंट को ही जाना है, ये गवर्नमेंट का सिर्फ वो अमानतदार है इस वक्त। कस्टोडियन है सर, कस्टोडियन है, अमानतदार है, ये इसका टैक्स ही नहीं है। इनपुट का है का यार, इनपुट तो अपनी परचेज पे जो खुद पे किया है उसका होता है ना, ये तो तेरा टैक्स ही नहीं है। इसका टैक्स ही नहीं है। ये तो किसी और से तुम कलेक्ट करके हमें दे रहे हो, इसी किस चीज़ का इनपुट टैक्स? परचेज ही नहीं है ना, ऊपर परचेज। तो अगर कोई ऐसा एमसीक्यू हो जिसमें कहा जाए कि ये टैक्स कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर फ्रॉम अ रिटेलर अदर देन टीयर 1 कैन बी क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स, क्योंकि उसका अपना टैक्स ही नहीं है, इसका टैक्स ही नहीं है। देखिए रिटेलर की टैक्सेशन आपने आज कम से कम, मैं बताऊं, मेरा अंदाज़ा है कि रिटेलर की टैक्सेशन आज जो आपने सीखी है ना, ये रिटेलर की टैक्सेशन 80% सीख गए हो। ये रिटेलर ऐसा टैक्स होता है।
सिर्फ एक चीज़ रह गई है, टीयर 1 किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन है टीयर 1 रिटेलर की, बस वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कल, तो आपका 100% रिटेलर की टैक्सेशन समझ आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे मोहल्ले में रिटेलर है वो कौन है। हमारे मोहल्ले में जो रिटेलर है, क्या उसकी दुकान पे बिकने वाली चीज़ें हम उस पर उसकी सेल पे टैक्स लेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लेंगे? ये फैसला हम किस बेसिस पे करेंगे कि वो टीयर 1 है कि नहीं है। अगर टीयर 1 है तो इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं होगा, सेल पे टैक्स लगेगा। ये फॉर्म में लिख के देगा। सही है भाई, ऑनलाइन ठीक है बेटा। चले, होप के आज आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अब हम वेरी नियर हैं टू क्लोज सेक्शन 3, और इसके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स में अब एक एक्सेस टैक्स का कॉन्सेप्ट है, वो आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ एसआरओज के नंबर्स भी आएंगे, तो जो फर्दर टैक्स से एक्सक्लूजन है, फर्दर टैक्स से एक्सक्लूजन के एसआरओ का नंबर भी याद कर लीजिएगा, वो उसमें गिवन है एमसीक्यूज में, ठीक, ताकि कहीं वो आपको याद आ जाए। चले, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। फिर कल हम इनकम टैक्स और ऑफिस प्रोसीजर पढ़ेंगे। ऑफिस प्रोसीजर हमारा पेपर 3 है, पेपर 3, और पेपर 3 की वो कल पहली क्लास होगी, ठीक है। मगर थोड़ा सा इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे, सर दिन में होगी क्लास या शाम को होगी। मैं चेक करता हूँ एडमिन मुझे, अच्छा सुबह को नहीं होगी, सुबह को इसका मतलब 1 बजे तक तो नहीं है, उसके बाद ही होगी, इवनिंग की ही क्लास होगी। इवनिंग की टाइमिंग आ जाएगी, टाइमिंग वो भेज देंगे, मगर हमारा चूँकि फर्स्ट वीक था इसलिए उन्होंने डेली बेसिस पे किया, अब वो फिक्स कर देंगे, तो पूरे वीक का शेड्यूल अब आपका फिक्स हो जाएगा, अपनी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है भाई। ऑनलाइन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सर